Hello everyone, very good morning and welcome to our English class. This is chapter 7 of our supplementary reader snapshot, and chapter 7 is birth. It is written by A.G. Cronin. So before starting the explanation of this chapter, let's know about the story. So in this excerpt from the Citadel, Andrew Manson, newly out of medical school, had just begun his medical practice as an assistant to Dr. Edward Page in the small Wales mining town of Blenheim. As he is returning from a disappointing evening with Christiane, the girl he loves, he is met by Joe Morgan. Joe and his wife, who have been married nearly 20 years, are expecting their first child. तो ये जो स्टोरी है बर्थ, ये एक बच्चे के जन्म के बारे में है। जिस बच्चे का जन्म अभी हुआ नहीं, होने वाला है, वो अपनी माँ का पहला चाइल्ड है। तो ये जो पार्ट है ये स्टोरी का, ये सीटाडेल नामक स्टोरी एक कहना चाहिए बिग स्टोरी या नॉवल से लिया गया है, जिसमें कि एंड्रयू मैनसन जो है, जो कि अभी अभी उसने डॉक्टरी की प्रैक्टिस शुरू किया है और वो प्रैक्टिस कर रहा है एज एन असिस्टेंट टू डॉक्टर एडवर्ड पेज, एक छोटे से टाउन में, ब्लैनली के टाउन में, जिसका नाम है वेल्स माइनिंग। और जब वो एक शाम को अपने दोस्त, अपने एक कहना चाहिए एक ऐसी लड़की जिसको वो प्रेम करता है जिससे, तो उसके साथ जब वो लौट रहा होता है डिसअपॉइंटिंग मूड में, तो उसे जो मिलता है, जो मॉर्गन। और जो और उसकी वाइफ जो है, जिनकी शादी लगभग 20 साल पहले हो चुकी है, 20 सालों से वो शादीशुदा है, वो पहला चाइल्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मतलब उनका पहला बेबी होने वाला है। उसी चाइल्ड से रिलेटेड ये टाइटल दिया गया है दी बर्थ। उसी चाइल्ड के बर्थ के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो जो एंड्रयू मैनसन है वो कौन है? डॉक्टर हैं, और जो है उसको, उसकी वाइफ को बेटा होने वाला है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। Though it was nearly midnight when Andrew reached Bangor, he found Joe Morgan waiting for him, walking up and down with short step between the closed surgery and the entrance to the house. At the sight of him, the burly drillers faced expressed relief. जब एंड्रयू मैनसन जो है अपने घर ब्रैनगोर पहुंचता है, तो देखता है कि वहां पर जो मॉर्गन जो है वो उसके लिए इंतज़ार कर रहे होते हैं। वो बड़े ही उत्सुकता से घर में आगे और पीछे बार बार चल रहे होते हैं, और जैसे ही वो डॉक्टर को देखते हैं तो वो थोड़ा सा रिलीफ महसूस करते हैं। ए डॉक्टर, आई एम ग्लैड टू सी यू। आई बीन बैक एंड फॉरवर्ड हियर दिस लास्ट आवर, द मिसेस वांट्स before time too. Andrew abruptly recalled from the contemplation of his own affairs, told Morgan to wait. He went into the house for his bag. Then together they set out for number 12 Blana Trace. जो है उसने अपनी जो बात थी, जो उसको प्रॉब्लम थी, उसने बताया कि मैं आपके यहाँ काफ़ी देर से वेट कर रहा हूँ। और एंड्रयू ने कहा मॉर्गन से कि थोड़ा वेट करो, तब तक मैं अपना सामान जो है, जो चीज़ें मेरे काम की है, वो मैं ले लूँ। और वो अपने घर के अंदर गया और वहाँ से चीज़ें अपनी ली, और फिर वो दोनों कहाँ के लिए निकल गए? नंबर 12 ब्लेना टेरेस, ये एड्रेस है। The night air was cool and deep with quiet mystery. Usually so perceptive, and did not feel dull and listless. He had no premonition that this night call would prove unusual, still less that it would influence his whole future in Blenheim. अब एंड्रयू जो था वो वहाँ से चला तो गया, लेकिन उसे ये चीज़ नहीं पता थी, कोई आइडिया नहीं था कि ये जो रात है ये अनयूजुअल होगी उसके लिए। ये जो केस है उसके साथ होने वाला है, जो केस मिलने वाला है उसे, वो असाधारण केस है, और इस पर हो सकता है उसका पूरा भविष्य निर्भर करे आगे चलकर। The two men walked in silence until they reached the door of number 12. Then Joe drove up short. I'll not come in, he said, and his voice showed sign of strain. But man, I know you will do well for us. वो लोग उस
एड्रेस पर पहुँचे, उस दरवाजे नंबर 12 पर पहुँचे। वहाँ पर जैसे ही वो पहुँचे तो जो था उसने कहा मैं अंदर नहीं आऊँगा, और लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि तुम जो भी करोगे वो क्या होगा, वो अच्छा होगा। ऐसा जो ने कहा, उसने कहा मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। Inside a narrow stair led up a small bedroom, clean but poorly furnished and lit only by an oil lamp. Here is Mrs. Morgan's mother, tall grey-haired woman of nearly 70, and the stout elderly midwife waited beside the patient, watching Andrew's expression as he moved about the room. और जब वो अंदर एक पतली सी गली से घुसा, एक सीढ़ी पतली सी जाती, कम जगह वाली नैरो स्टेयर जाती है, जो कि एक छोटे से बेडरूम को जाती है। वहाँ पर जब गया, उसने देखा कि जो मिसेस मॉर्गन है उसके साथ दो और महिलाएं बैठी हुई हैं। एक मिसेस मॉर्गन की मदर है, मिसेस मॉर्गन मतलब जो की वाइफ। तो उसने देखा कि मिसेस मॉर्गन की माँ भी वहाँ पर हैं, जो कि 70 साल की हैं लगभग, बाल उनके सफ़ेद हो चुके हैं। और एक छोटे कद की मिडवाइफ, मिडवाइफ मतलब यहाँ जो डिलीवरी में हेल्प करने के लिए लेडीज़ होती है वो थी। वो पेशेंट के दोनों पास में बैठी हुई थी। पेशेंट मतलब जो की वाइफ थी मिसेस मॉर्गन, ठीक है। तो वो लोग एंड्रयूज के एक्सप्रेशन को जो है देख रही थी जब वो रूम में इंटर कर रहा था। लेट मी मेक यू कप ऑफ टी डॉक्टर, बैक said the former quickly. After a few moments, Andrew smiled faintly. He saw that the old woman, wise and experienced, realized there must be a period of waiting, that she was afraid he would leave the case, saying he would return later. तो अब वो जो महिला थी मिसेस मॉर्गन की मदर, उसने कहा कि मैं आपके लिए डॉक्टर, मैं आपके लिए कॉफ़ी बनाती हूँ। और एंड्रयू ने स्माइल किया, और उसने देखा कि जो वो महिला है जिन्होंने कॉफ़ी बनाने के लिए, टी बनाने के लिए कहा, वो काफ़ी अनुभवी हैं और उनका एक्सपीरियंस लंबा है, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर जो है कह देंगे कि ये इंतज़ार करने का समय है, अभी टाइम नहीं हुआ है, और वो ऐसा कहकर वहाँ से चले जाएंगे और फिर वो वापस नहीं आएंगे। इसलिए उसने चाय बनाने के लिए कहा कि वो इस तरह से उनको परसुएट करने की करेगी रुकने के लिए। डोंट फ्रेट मदर, आई विल नॉट रन अवे। तो डॉक्टर एंड्रयू ने भी कहा कि माँ जी घबराने की चिंता नहीं है, मैं नहीं जाऊँगा। Down in the kitchen, he drank the tea which she gave him, overwrought as he was. He knew he could not snatch even an hour's sleep if he went home. He knew too that the case here would demand all his attention. A queer lethargy of spirit came upon him. He decided to remain until everything was over. किचन में गया वो नीचे, और जब उस महिला ने चाय दिया तो उसने चाय पिया, और वो जानता था कि वो जो है 1 घंटे की नींद भी नहीं ले सकता है, अपने घर जाकर 1 घंटे के लिए भी नहीं सो सकता है, क्योंकि ये जो केस है उसे वो काफ़ी अटेंटिव केस है। इसके लिए उसे पूरी तरह से अटेंटिव रहना पड़ेगा, पूरा अटेंशन देना होगा। और उसके दिमाग में मतलब वो उसको इसमें कोई भी लिथार्जी नहीं दिखा सकता है। और उसने फिर डिसाइड किया कि वो जो है जब तक केस ओवर नहीं हो जाता है, मतलब कंप्लीट नहीं हो जाता, वो डिलीवरी पूरी नहीं हो जाती, तो वो वहीं रुकेगा, ताकि कोई भी दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। An hour later, he went upstairs again, noted the progress made, came down once more, sat by the kitchen fire. It was still, except for the rustle of cinder at the great slow tick tock of the wall clock. No, there was another sound, the beat of Morgan's footstep as he paced in the street outside. The old woman opposite him sat in her black dress, quite motionless, her eyes strangely alive and voice probing, never leaving his face. 1 घंटे बाद फिर से वो देखने गया कि क्या प्रोग्रेस है। ठीक है, अभी भी कुछ समझ में नहीं आया। उसने देखा वो जो लेडी थी मिसेस मॉर्गन की माँ, वो अभी भी वहाँ पर बैठी हुई थी, आंखें लगाए हुए उसके पास, डॉक्टर के पास। और जो था वो भी बाहर जो है घूम रहे थे पेशेंसलेस होकर। His thoughts were heavy muddled. The episode he had witnessed at Cardiff station still obsessed him morbidly. He thought of Bramwell, foolishly devoted to women who deceived him sordidly, of Edward Page, bound to the shriveled Boris uh, Danny living unhappily apart from his wife. His reason told him that all this marriage was dismissal failure. It was a conclusion which his present state made him wince. He wished to consider marriage as an idyllic state. Yes,
he could not otherwise consider, with him the image of Christian before him, her eyes shining towards him. अब यहाँ पर जो है जो डॉक्टर है वो एक केस अपना पुराना सोचता है और उसे लगता है कि जो मैरिज है वो आइडलिक मतलब एक बेकार का आइडिया है और इस तरह का वो सोचता है अपना पुराना और जो उसका लेडी लव है क्रिश्चियन उसके बारे में कुछ सोचता है। अभी यहाँ पर उस केस से रिलेटेड कोई भी प्रोग्रेस उसमें नहीं, तो वो बैठे बैठे कुछ सोच रहा है। तभी यहाँ पर Suzanne said not to give her the chloroform if it would harm the baby. She is awful set upon this child, Dr. Back. Her old eyes warmed at the sudden thought. She added in a low tone, we all are, I fancy. He collected himself with an effort. It won't do any harm. The anesthetic, he said kindly. They will be all right. तो सुजैन की जो माँ थी उसने कहा कि डॉक्टर से कहा कि उसे क्लोरोफॉर्म मत दीजिएगा क्योंकि वो उसके बेबी को हार्म कर सकता है, क्योंकि क्लोरोफॉर्म बेहोश करने के लिए दिया जाता है, इसलिए उसने कहा वो मत देना, वो उसके बेबी को नुकसान पहुंचा सकता है। तो डॉक्टर ने कहा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो दोनों को हार्म नहीं करेगा, वो सिर्फ बेहोशी के लिए दिया जाता है, दोनों ठीक होंगे बेबी और उसकी माँ। Here the nurse voice was heard calling from the top landing. Andrew glanced at the clock, which now showed 3:30. He rose and went up to the bedroom. He perceived that he might now begin his work. तभी नर्स की आवाज़ आती है वहाँ ऊपर से और वो आवाज़ लगाती है। एंड्रयू ने घड़ी पर देखा तो 3:30 बज चुके थे और उसे लगा कि अब जो है उसका काम शुरू होने वाला, अब उसको सही समय आ गया है, उसे काम अपना स्टार्ट करना होगा। An hour elapsed. It was long, harsh struggle. Then, as he first struck of dawn straight past the broken edge of the blind, the child was born lifeless. काफ़ी मेहनत किया, 1 घंटे लगभग कड़ी मेहनत करने के बाद जब बच्चा जिसने जन्म लिया तो उन्होंने देखा कि बच्चा जो था लाइफलेस था, बच्चे में जीवन नहीं था, मरा हुआ बच्चा था। जब लाइफलेस था उसमें लाइफ नहीं दिख रही थी, अभी मरा हुआ था ये श्योर नहीं है, बट लाइफलेस था, उसमें कोई मोशन नहीं था, कोई एक्टिवनेस नहीं थी। As he gazed at the still form, of shiver of horror passed over Andrew. After all that he had promised, his face heated with his own exertion, chilled suddenly. He hesitated, torn between his desire to attempt to resuscitate the child and his obligation towards the mother, who was herself in a desperate state. The dilemma was so urgent, he did not solve it unconsciously, blindly, instinctively. He gave the child to the nurse and turned his attention to Suzanne Morgan, who now lay collapsed, almost pulseless and not yet out of ether, upon her side. His haste was desperate, a frantic race against her ebbing strength. It took him only an instant to smash a glass ampoule and inject the medicine. Then he flung down the hypodermic syringe and worked unsparingly to restore the flaccid woman. After a few minutes of feverish effort, her heart strengthened. He saw that he might safely leave her. He swung round in his shirt sleeves, his hair sticking to his damp brow. अब जब उसने देखा कि जो बच्चा था उसमें कोई हरकत नहीं, वो स्टिल है, वो शांत है, तो वो भयभीत हो गया, उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं और उसे उसे लगा कि आखिर मैंने इसको प्रॉमिस किया था, जो को प्रॉमिस किया था कि सब कुछ ठीक होगा, और उसकी जो उसका जो मन था पूरी तरह से व्यथित हो गया, उसके जो ऑब्लिगेशन थे, जो उसका जो कर्तव्य था उस माँ के प्रति कि उसके बच्चे को बचाना है, इससे क्या हुआ, उसके मन में जो है वो कन्फ्यूज़न होने लगी कि उस माँ को क्या जवाब देगा जो कि डिस्परेट मूड में, जो कि निराश अवस्था में है, क्योंकि ऑलरेडी उसको 20 सालों से बच्चा नहीं हो रहा था, ये उसका फर्स्ट बेबी था और यदि ये भी मरा हुआ होता है तो वो क्या करेगा, उसके लिए कैसे उसे समझाएगा। तो जो संकट की घड़ी थी वो बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली थी और उसको ध्यान से सावधानीपूर्वक सॉल्व किया जाना था। इसलिए उसने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले उसने माँ को, जो कि काफ़ी कमज़ोर हो रही थी, काफ़ी उसकी पल्स जो है कम हो रही थी, उसको उसने बचाने के लिए सोचा और उसने वो जो चाइल्ड, जो बच्चा हुआ जन्मा, उसको नर्स को दे दिया और पूरा अपना ध्यान सुजैन मॉर्गन की ओर लगाया।
सुजैन मॉर्गन मतलब वो लेडी जिसको बच्चा हुआ, जो कि अब पूरी तरह से कोलैप्स हो चुकी थी, एकदम गिर चुकी थी बेड पर और पल्सलेस हो चुकी थी, कोई उसमें हरकत नहीं थी। तो धीरे धीरे उसकी ताकत भी कम हो रही थी। उसने जल्दी से इंजेक्शन लिया और उसको इंजेक्शन दिया, और उसके बाद फिर हाइपोडर्मिक सिरिंज से कुछ और भी मेडिसिन दी, जिससे उसकी स्ट्रेंथ जो है वापस रिस्टोर हुई, और कुछ मिनट के प्रयास के बाद जो उसका हृदय है उसमें ताकत आई, और एंड्रयू ने देखा कि अब जो है वो उसे छोड़ सकता है। अब मतलब वो सेफ है, वो डेंजर के बाहर है वो लेडी। अब उसने क्या किया, अपने हाथ की बाहें मोड़ी, और मतलब शर्ट की बाहें मोड़ी, उसके जो बाल थे वो आंखों तक आ रहे थे। अब उसने कहा कि बच्चा कहाँ है, जो बच्चा जन्मा है वो बच्चा कहाँ है। द मिडवाइफ मेड अ फ्राइटेंड जेस्चर, शी हैड प्लेस्ड इट beneath द बेड। और डरा हुआ चेहरा उसने बना लिया, मिडवाइफ ने, मतलब वो औरत जो बच्चे के बच्चे को जन्म कराने के लिए हेल्प करने के लिए होती है, जो धाई उसको कहते हैं, उसने डरा हुआ अपना जो चेहरा है वो बना लिया। उसने उसको बेड के नीचे रख दिया था, उस बच्चे को। इन अ फ्लैश एंड्रयू नेल डाउन, फिशिंग अमंगस्ट the sodden newspaper below the bed. He pulled out the child, a boy perfectly formed. The limp, warm body was white and soft as tallow. The cord, hastily sliced, lay like a broken stem. The skin was of lovely texture, smooth and tender. The head told on the thin neck. The limbs seemed boneless. अब एंड्रयू ने क्या किया, उस बच्चे को नीचे से उठाया, जो कि पेपर पर रख दिया था नर्स ने। उसको उठाने के बाद उसने देखा कि वो एक बॉय बेबी था, और उसका जो बॉडी था पूरी तरह से फॉर्म था। जो इसके बॉडी पार्ट्स उसमें ऐसा लग रहा था कि हड्डियां नहीं है, उसमें सांस नहीं चल रही थी उसकी, ठीक है। और वो मुलायम था बच्चा, सॉफ्ट एकदम। स्टिल नीलिंग, अभी भी एंड्रयू घुटनों पर ही नीचे बैठा हुआ है। उसने बच्चे को देखा, और उसके दिमाग में तभी एक केस आया, जो कि इसके पहले उसके साथ हो चुका था ऐसा केस। उसको तभी उसके दिमाग में आया, और उसने तभी कहा नर्स से कि मुझे गर्म पानी और ठंडा पानी लाओ। ही थ्रो आउट टू द नर्स एंड बेसिन टू, क्विक क्विक। उसने नर्स को वहाँ से हटाया और बेसिन के पास गया। बट डॉक्टर, शी faltered her eyes on the pallid body of the child. Quick, he shouted, snatching a blanket. He laid the child upon it, began the special method of respiration. The basin arrived, the ewer, the big iron kettle. Frantically, he splashed cold water into one basin, into the other. He mixed water as hot as his hand could bear. Then, like some crazy juggler, he hurried the child between the two, now plunging it into the icy, now into the steaming bath. 15 minutes passed. Sweat was now running into Andrew's eyes, blinding him. One of his sleeves hung down, dripping his beneath. His breath came pantingly, but no breath came from the lax body of the child. अब उसने कुछ अपना जो डॉक्टरी प्रोसीजर था वो उसने शुरू किया। पानी दोनों बेसिन में भरवाया, एक में ठंडा एक गर्म, जितना गर्म वो बर्दाश्त कर सकता था। फिर एक बार बच्चे को ठंडे पानी में डालता था, एक बार वो जो है गर्म पानी में डालता था, और इस तरह से एक, जिस तरह जगलर होता है तमाशा दिखाने वाला, इस तरह से वो कुछ अपनी प्रोसेस करने लगा। और पूरी तरह से वो पसीने में भीग चुका हुआ था, उसकी बाहें जो थी उससे पसीना गिर रहा था। उसकी सांस जो है एकदम फूलने लगी, लेकिन अभी भी बच्चे की सांस नहीं आई। A desperate sense of defeat pressed on him, a raging hopelessness. He felt the midwife watching him in stark consternation while there pressed back against the wall where she had all the time remained, her hand pressed to her throat, uttered no sound, her eyes burning upon him was the old woman. He remembered her longing for a grandchild as great as had been her granddaughter's longing for the child, all dashed away now, futile beyond remedy. अब उसने देखा कि वो जो महिला थी, जो मिडवाइफ थी, वो भी देखकर उसको भी लग रहा था कि वे बच्चा जो है मरा हुआ है, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। और उस ओल्ड लेडी, जो कि सुजैन मतलब मिसेस मॉर्गन की माँ थी, उसकी आंखों में भी उसे दिख रहा था कि कितना इंतज़ार कर रही थी अपने ग्रैंड चाइल्ड के लिए, अपने पोते के लिए, जितना उसकी माँ अपने बच्चे के लिए इंतज़ार कर रही थी। सब कुछ जो है बेकार हो चुका है। अब जो है इसका कोई भी इलाज नहीं रहा, क्योंकि बच्चा मरा हुआ, उसमें कोई जान नहीं है।
The floor was now draggled. Miss stumbled over snooping towel and Joe almost dropped the child, which was now wet and slippery in his hand like a strange white fish. For mercy's sake, doctor, whimpered the midwife, it's stillborn. And you did not heed her, beaten, despairing, having labored in vain for half an hour. He still persisted in one last effort, rubbing the child with a rough towel, crushing and releasing the little chest with both his hands, trying to get breath into the limp body. मिडवाइफ ने कहा, जो महिला थी उसने कहा कि डॉक्टर ये जो आप मान लीजिए कि ये बच्चा जो है मरा हुआ पैदा हुआ है, अब इसमें कोई भी जान नहीं है, कुछ भी इसमें नहीं किया जा सकता है। एंड्रयू ने उसकी बात नहीं सुनी और उसने लास्ट अटेम्प्ट जो है अपना आखिरी प्रयास उसने किया और उसने उसकी छाती को घिसना शुरू किया एक टॉवल से, फिर उसके पैरों को हाथ से घिसना शुरू किया, छाती में उसको दबाया और उसकी सांस जो है दोबारा लाने की कोशिश की उसने। और तभी फिर क्या हुआ, एंड देन as by miracle the pygmy chest which his hands enclosed gave a short convulsive heave, another and another turned up glidely, sense of life spring beneath his fingers. After all that unveiling striving was so exquisite it almost made him faint। और फिर तभी क्या हुआ, अचानक से जो उसकी छाती थी धीरे से उसमें उसे हरकत समझ में आई, फिर धीरे थोड़ा और हरकत हुई, धीरे थोड़ा और हरकत हुई और उस बच्चे में जान जो है आ गई, उस बच्चे की सांस चलने लगी। अब वो जो बच्चा था वो लाइफलेस नहीं रहा, वो बच्चा जो है अब उसमें हरकत आ चुकी थी, उसका जो प्रयास था वो कामयाब हुआ और बच्चे के सांसें भी चलने लगी थी, नाक से उसके बबल जैसा म्यूकस बाहर आ रहा था, कफ जो है वो बाहर आ रहा था और स्किन जो उसकी वाइट कलर की पड़ चुकी थी बच्चे की वो भी अब पिंक कलर की दिखने लगी थी। और तभी अचानक से फिर बच्चे की क्राई भी सुनाई देती, बच्चा चिल्लाता है, डियर फादर इन हेवन, द नर्स सॉफ्ट हिस्ट्रिकली, इट्स कम अलाइव। और तभी से जो है नर्स कहती है कि ये जो है जीवित है, जीवित है। इस तरह से जो है ये स्टोरी थी डॉक्टर की। और जब उसने उस बच्चे को बचाया तो लास्ट में उसे एहसास हुआ कि मैंने जो है एक काम ऐसा मैंने कुछ किया है जो कि रियल है, मतलब रियल में मैंने किसी की लाइफ बचाई है और ये जो है मेरा रियल वर्क है। और मॉर्निंग के जो है 5 बज चुके हुए थे। तो इस स्टोरी में हमने जाना कि कैसे एक डॉक्टर ने किस तरह से एक बच्चा जो कि जिसके बचने की उम्मीद नहीं थी, जिसको सभी ने मरा हुआ मान लिया था, उसने किस तरह से अपने प्रयासों से उसकी जो ब्रीदिंग है वो वापस ला दी और जो आसरा था, जो उम्मीद थी, होप थी माँ बाप की एक बच्चे की, वो उसने पूरा किया। आई होप आपको स्टोरी समझ में आई होगी। जस्ट रीड इट एंड ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन योर सेल्फ, ओके, and in case any doubt ask me, okay? So read it and just ask if you found any problem, okay? So see you in the next video. Till then, have a great day.